हेलो, आई एम विवेक और आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो हम लोग यूपी टेट एग्जाम जो 2019 में जो भी साइंस वाले क्वेश्चन है, जो मैथमेटिक्स और साइंस का पोर्शन होता है, उसमें से जो भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। तो इसी तरीके से अभी मैंने 2019 का पेपर उठाया है, फिर 2018, 17 और इस तरीके से जितने भी साइंस के क्वेश्चंस होंगे बेसिकली उसके अंदर जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे पहले उनको खत्म करेंगे। उसके बाद फिर और देखेंगे बेटा कि फिजिक्स वगैरह के जो क्वेश्चन है उनको कैसे डील करना है। ठीक है, तो चलिए पहले फटाफट इसको हम लोग करते हैं कि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे 2019 में और इसको किस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इसमें बेटा एक क्वेश्चन आईयूपीएसी नेमिंग पे आया था, तो पहले उस क्वेश्चन को ले लेता हूँ फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था बेटा? क्वेश्चन आपको दे रखा था कि CH3, ओके, CH3, और यहाँ था बेटा CH, यहाँ दे रखा था CH3, और यहाँ पे दे रखा था बेटा OCH3। ठीक है, तो इस तरीके का एक क्वेश्चन था और बोला था कि इसका हमें आईयूपीएसी नेमिंग करना है बेटा। तो इसका हम लोगों को आईयूपीएसी नेमिंग करना है। अच्छा, एक चीज और मैं पहले सॉरी करना चाहता हूँ कि ये बार बार बेटा बेटा निकल रहा है, तो क्योंकि यूपी टेट का एग्जाम तो मोस्ट ऑफ टीचर्स दे रहे होंगे काफी, तो थोड़ा वो पढ़ाने की आदत हुई पड़ी है, इसीलिए ये वर्ड बार बार निकले जा रहा है। तो इसको ध्यान ना दे बिल्कुल भी, क्योंकि सभी बड़े होंगे है ना, तो सभी लोग कर रहे हो तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। उसको जस्ट इग्नोर करो, हम क्वेश्चंस करते हैं। तो इसकी हम लोगों को आईयूपीएसी नेमिंग करनी है, ओके। तो देखो किस तरीके से हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं, उसका क्या तरीका होता है। तो सबसे बेस्ट वे होता है बेटा कि पहले पहचानो कि कौन सा ग्रुप है। तो दिस इज अ ईथर ग्रुप, है ना। ईथर ग्रुप का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है हम लोगों के लिए ROR। ये हम लोगों का एक जनरल फॉर्मूला होता है ईथर ग्रुप के जो भी नेमिंग आएंगे उनके लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग को देखना है, तो क्या ऐसा दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक ये पूरा एल्केन ग्रुप दिख रहा है, और एक आपको ये पूरा एल्केन ग्रुप दिख रहा है, और यहाँ पे बीच में क्या दिख रहा है बेटा? आपको ऑक्सीजन दिख रहा है। तो बहुत सिंपल सी कहानी है, कुछ ज्यादा है नहीं इसके अंदर। यानी सिंपली हम इसको कैसे देखेंगे, सबसे पहला जो स्टेप होता है ईथर की नेमिंग में, वो पहला स्टेप होता है आपका कि आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करें सबसे पहले आप। तो सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करोगे। सेकेंड स्टेप के अंदर बेटा क्या होता है कि जो स्मॉलर 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 अल्काइल ग्रुप, जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप होगा ना, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप ऑलवेज ऑलवेज टेकन एज ऑलवेज टेकन एज एल्कॉक्सी एल्कॉक्सी। ठीक है, तो जो छोटा ग्रुप होगा उसको एल्कॉक्सी लेना है। अब छोटा और बड़ा ग्रुप कैसे पहचानोगे आप? ध्यान से देखो, ओ दिख रहा है आप लोगों को, तो ओ के एक बगल आपको दिख रहा है इतना बड़ा एल्केन ग्रुप है, ये बिग एल्केन ग्रुप है। ठीक है, ये बिग एल्केन ग्रुप है। जबकि आप ओ के उस साइड देखो बेटा, तो एक स्मॉलर स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो दिस इज अ स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। तो हमेशा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप को यूज करना है एज एल्कॉक्सी, और बिगर एल्केन एल्केन ग्रुप को यूज करना है बेटा एज एल्केन। तो इसका नेमिंग का तरीका बड़ा ही सिंपल होता है, दैट इज एल्कॉक्सी प्लस एल्केन, एल्कॉक्सी प्लस एल्केन। ये मैंने एक जनरल फॉर्मूला बता दिया आप लोगों को, एल्कॉक्सी प्लस एल्केन। इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हो। तो देखो इसमें ध्यान से कैसे नेमिंग करेंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखो, तो लॉन्गेस्ट चेन ओ के इस बगल ही दिख रही है ना बेटा, ओ के इस बगल तो सिर्फ एक CH3 दिख रहा है। तो ओ के इस बगल आप देखोगे तो 3 कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3। अब आपको नंबरिंग इस हिसाब से करनी है कि जहां पे ओ जिस कार्बन से अटैच्ड है ना सॉरी, जिस कार्बन से ओ अटैच्ड है उसको लोवेस्ट नंबरिंग मिलनी चाहिए। तो अगर आप यहां से भी करते हो तो भी 1 2 ही आएगा, इधर से करते हो तो भी 2 ही आएगा, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने नंबरिंग यहां से कर दी 1 2 3। अब 3 कार्बन का मतलब क्या होता है? प्रोपेन, है ना। तो 3 कार्बन का मतलब होता है बेटा हम लोगों का यहाँ पे प्रोपेन। तो एल्केन वाले पोर्शन में आप क्या लिख दोगे? प्रोपेन। तो ये तो कंफर्म हो गया कि एल्केन यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? प्रोपेन लेंगे। उससे पहले हम लोगों को क्या लिखना है? एल्कॉक्सी। तो एल्कॉक्सी क्या है? यहाँ पे एक कार्बन है, और कितने पे है बेटा वो? कौन से पोजीशन पे? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन।
तो प्लस का साइन तुम हटा सकते हो, ठीक है। तो इसका सीधा नाम क्या लिख दोगे, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट नाम हो जाएगा इस IUPAC नेमिंग का जो क्वेश्चन में दिया था। तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं बेटा। जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 ऐसे होता कि CH3CH2O CH2CH3। अब तुम देखो ध्यान से, तो इसमें O के इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, दोनों बराबर है। तो एल्कोक्सी एल्केन दोनों को ले सकते हो, है ना। एल्कोक्सी किसी को भी ले लो, एल्केन किसी को भी ले लो, क्योंकि दोनों बराबर है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी। ठीक है, इसको एज एल्कोक्सी ले रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया बेटा इथॉक्सी इथेन। तो इस तरीके से इसका नाम हम कर सकते हैं। अगर इस तरीके से मान लो एक और एग्जांपल ले लेता हूं कि आपके पास आ गया CH3, यहाँ पे आ गया आपके पास CH3, ये O हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH3 हो गया। इस तरीके से बेटा आपके पास अगर आ गया तो आप कैसे नेमिंग करोगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन तो अभी भी यही है, दैट इज 1 2 एंड 3। तो ये हो गया आपका प्रोपेन। 2 पे क्या है, ऑक्सीजन ग्रुप 2 वाले कार्बन पे है। अब की बार क्या है बेटा, 2 कार्बन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। तो इस तरीके से हम लोग ईथर की नेमिंग कर सकते हैं। तो मैंने 2-3 एग्जांपल्स दे दिए इस क्वेश्चन के थ्रू ही, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप किस तरीके से इसकी नेमिंग करेंगे और किस तरीके से नेमिंग नहीं करेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो दूसरा क्वेश्चन इस पेपर में पूछा गया। तो ये एक पहला क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन नंबर कुछ करके 143 क्वेश्चन नंबर था कुछ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143 था। तो इसको आप ध्यान से समझना था बेटा कि किस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का इसमें, वो क्या है, तो वो पूछा गया है हम लोगों से कि आप मेरे को बताएं कि नंबर ऑफ टर्सरी कार्बन इन 2 मिथाइल प्रोपेन, कि कितने नंबर ऑफ टर्सरी कार्बन है 2 मिथाइल प्रोपेन में। तो सबसे पहले लिखना आना चाहिए हम लोगों को, 2 मिथाइल प्रोपेन लिखना है, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो सबसे पहले तो ये लिखना आना चाहिए कि हम किस तरीके से लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। कुछ नहीं बेटा, सबसे पहले आप देखिए प्रोपेन। तो प्रोपेन को कैसे लिखोगे आप, CH3 CH और CH3। ये तो बात हो गई प्रोपेन की। और बोल रहा है 2 पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो 2 पे एक मिथाइल ग्रुप लगने का मतलब क्या है, कि यहाँ पे ये CH3 लगा हुआ है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, चाहो तो मैं इसको एक स्टेप और खोल देता हूं बेटा, कि ये CH3 रहा, ये C रहा, ये भी CH3 है, यहाँ पे H लगा हुआ है, और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। तो अगर आप इसको बहुत ही ध्यान से देखो इस कार्बन पे, तो पूछा गया है कि नंबर ऑफ टर्सरी कार्बन इन 2 मिथाइल प्रोपेन, कि 2 मिथाइल प्रोपेन में नंबर ऑफ टर्सरी कार्बन कितने हैं। तो टर्सरी और ये प्राइमरी सेकेंडरी तुम कैसे आइडेंटिफाई करते हो, तो इसको आइडेंटिफाई करने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। जैसे इस कार्बन को देखो, तो इस कार्बन पे कितने डोनर ग्रुप हैं, तो इस कार्बन पे ध्यान से देखो, तो एक डोनर ग्रुप ये दिख रहा है, एक डोनर ग्रुप ये दिख रहा है, और एक डोनर ग्रुप ये दिख रहा है। तो इस स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कितने डोनर ग्रुप है बेटा, 3। तो दिस इज कॉल्ड टर्सरी। और इसको क्या बोलोगे तुम, इसको बोल दोगे तुम कि ये हम लोगों का टर्सरी क्या है, टर्सरी एल्केन है, ठीक है, टर्सरी एल्केन। तो इसमें अगर तुमसे पूछा गया है कि कितने कार्बन है, यानी नंबर ऑफ टर्सरी कार्बन इन 2 मिथाइल प्रोपेन, तो कितने हैं बेटा, एक ही तो है कार्बन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1, कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन है जो कि टर्सरी है। इसी तरीके से तुमसे पूछ सकता था कि बताओ इसमें से टर्सरी अल्कोहल कौन सा है। तो किस तरीके से आप टर्सरी अल्कोहल बना के दिखाओगे, तो जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिया, जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, टर्सरी अल्कोहल का। जैसे ये देखो, अगर मैं बात करूं कि ये CH3OH है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल। देखो हर क्वेश्चन के साथ में एक दो क्वेश्चन और बता रहा हूं, ताकि आपको अलग क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप इसको डील कर सकते हो। अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि जैसे यहाँ पे क्या लग जाए, ROH, मतलब इस तरीके से कुछ लग गया है कि ये CH3 है, ओके, और इसके साथ CH
और ये OH ग्रुप है, लेकिन अब की बार इस CH पे एक CH3 और लगा दिया मैंने। तो अब ध्यान से देखो कि फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच्ड है उस पे दो दो डोनर ग्रुप है। कितने डोनर ग्रुप है? दो। तो इसको आप क्या कहेंगे? सेकेंडरी एल्कोहल। इसी तरीके से अगर ऐसा कहानी हो जाए कि COH है, इस पे तीन तीन CH3 डोनेटिंग ग्रुप लग गए, तो अब की बार CH3 कितने हैं? तीन तीन है। तो इसको आप क्या बोलोगे? टर्सरी एल्कोहल। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि प्राइमरी अल्कोहल कौन है, टर्सरी अल्कोहल कौन है, सेकेंडरी अल्कोहल कौन है। तो इसी तरीके से यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ भी लगाया है कि देखा कितने CH3 डोनर ग्रुप है? तीन। तो एक ही कार्बन है ना जो टर्सरी है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन में सिर्फ एक कार्बन है जो टर्सरी है। तो ये क्वेश्चन नंबर था हम लोगों का 142। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142। तो जल्दी से इसको करो, स्क्रीनशॉट ले लो, और आई गेस समझ भी आया होगा। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग, कि हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दे रखा है इसके अंदर, वो ये बोला है कि आप मेरे को बताएं इसमें से कि क्या है क्वेश्चन आपका। चलिए ये वाला क्वेश्चन लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव। दिस इज क्वेश्चन नंबर 134 है। इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कि हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराना है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बोला है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया है, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं फटाफट कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, और किस तरीके से सारी कहानी है। तो ध्यान से समझे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता क्या है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? तो न्यूक्लियोफाइल होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर, और इनको हम लेविस बेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनके पास लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर के थ्रू इनकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। ठीक, अब आप ध्यान से देखें इसमें जो ऑप्शंस दे रखे थे, तो एक ऑप्शन हमें ये दे रखा है कि बेंजीन है। ठीक है, और इस बेंजीन पे क्या लगाया है बेटा? एक तो CHO लगा हुआ है, और यहाँ पे लगा हुआ है NO2। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा था हम लोगों को कि C6H5CHO, बेंजा एल्डिहाइड। बेंजा एल्डिहाइड। तो चलो एक इसको ले लेते हैं, CHO, ये बेंजा। तीसरा ऑप्शन दे रखा था हम लोगों को, CH3 लगा रखा है। ठीक, तो तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे टॉलीन बना रखा है, CH3, और CHO भी लगा रखा है। डन। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे कॉल डोनर ग्रुप है, क्या है? दैट इज CHO, और यहाँ पे लगाया है CS3O, यानी OCH3। ये कौन सा ग्रुप है? ये है बेटा ईथर, यानी एनिसोल बोलते हैं इसको। तो एक ग्रुप ये लगा रखा है। अब हम लोगों को क्या देखना है? हम लोग को देखना है कि यार इसमें न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल का टेंडेंसी क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का तो टेंडेंसी ये होगा ना बेटा कि वो, हमने देखो यही स्टार्टिंग में लिख दिया है कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो वो वहां पे जाना पसंद करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा कमी हो। अब बेंजीन रिंग अगर सिर्फ होता तो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करते हैं। अब यहाँ पे सभी कंपाउंड्स को ABCD जो ऑप्शन दे रखा है, ध्यान से देखो, ये न्यूक्लियोफाइल वहां जाना पसंद करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा कमी हो। तो इससे स्टार्ट करते हैं। CHO इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला ग्रुप है? विड्रॉ करने वाला ग्रुप है। चलो ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, अच्छी बात है, यहां जाना पसंद करेगा। ये क्या है? तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, अपने लोन पेयर के थ्रू डोनेट करता है। तो यहाँ पे कोई जाना चाहेगा क्या न्यूक्लियोफाइल? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, ये सभी इलेक्ट्रॉन रिच हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रिच क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे डोनर ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल जाना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। यहाँ पे देखो ये भी डोनर ग्रुप है CH3,
तो यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल जाना पसंद नहीं करेगा। ऑप्शन ए को देखो आप ध्यान से, यहाँ पे क्या है कि NO2 बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और जो CHO है वो भी विड्रॉइंग ग्रुप है, तो दोनों मिलके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं। तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है वो कहाँ है, वो वहीं पे है बेटा। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ जाना पसंद करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन वही होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी तो वही करेंगे ना जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, अगर मैं यहां लिख दूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो आप याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अंदर NO2 और सभी के सभी हैलोजन, सभी के सभी हैलोजन, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ये सभी के सभी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं आपके अल्काइल ग्रुप, दैट इज CH3, और ये एनिसोल यानी ईथर ग्रुप, एल्डिहाइड, ये सॉरी, ये दोनों, बस इन दोनों का ध्यान रखें, CH3 OCH3, और क्या हो जाएगा आपका NH2। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे वहां पे क्या होगा, कौन सा रिएक्शन होगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन अच्छा करेगा। और जहां पे आपके लगेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो कौन सा रिएक्शन अच्छा करेगा, न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि न्यूक्लियोफिल खुद इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है तो वो ऐसे लोगों को पसंद करेगा जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जो पहले से अमीर उसको क्यों अमीर करेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि न्यूक्लियोफिल एडिशन रिएक्शन किस तरीके से होता है और इसका आंसर फर्स्ट कैसे था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हम लोगों को कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, दिस इज क्वेश्चन नंबर 135। ठीक है, बोला है कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज। कह रहा है कि डाउन द ग्रुप आने पे, डाउन द ग्रुप आने पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज करती है, पहली चीज। दूसरा कह रहा है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। तीसरा क्या कह रहा है आपको, तीसरा कह रहा है द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज होता है। और ये किसकी बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है ऑन कमिंग डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप आने पे। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या बिल्कुल सही बात कह रहा है, बिल्कुल सही बात कर रहा है। अभी देखते हैं, देखो एक जनरल ट्रेंड याद रखें सभी, कि पीरियोडिक टेबल में कुछ ये पैटर्न देखने को बेटा मिलता है हम लोगों को, कि अगर आप डाउन द ग्रुप आएंगे तो साइज जो होता है वो हमेशा इंक्रीज होता है, और अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट, तो आपका जो साइज होता है वो हमेशा डिक्रीज करता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप, तो ये ऑप्शन जो है हम लोगों का सेकंड, यानी ये इसको ए बोला है, इसको बी बोला है, इसको सी बोला है, तो बी वाली बात तो बिल्कुल सही है। ओके, दूसरा बोला है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, बिल्कुल सही बात है। जो साइज होता है ना वो आयनाइजेशन एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि किस आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा अट्रैक्शन कम होगा और आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। किसी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी को पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए आप ये याद रखिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो डाउन द ग्रुप आने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी बिल्कुल घटेगी, ये भी सही है। और तीसरा बोला था कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज, बिल्कुल, क्योंकि नीचे आने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा इसके लिए, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी ए बी एंड सी ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। तो तीनों स्टेटमेंट इनके लिए बिल्कुल ही सही है। तो इस हिसाब से आप इसको पूरा कर सकते हो कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन, कि किस तरीके से आप इसको करेंगे, किस तरीके से नहीं करेंगे, और क्या तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है हम लोगों को, दैट इज क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145।
क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इफ द nx मोल ऑफ सब्सटेंस वाज डिसॉल्व इन ny मोल ऑफ सब्सटेंस। सिंपल है, ध्यान से समझना। ये कोई हम लोग बीकर एज्यूम कर लेते हैं, और क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, कि इफ nx मोल ऑफ सब्सटेंस, nx मोल सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है ny मोल ऑफ सब्सटेंस, nx मोल ऑफ सब्सटेंस x वाज डिसॉल्व इन द ny मोल ऑफ सब्सटेंस इन y। यानी इसमें जो सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है उसको बोला है ny। यानी nx क्या है, सॉल्यूट, और ny क्या है बेटा यहाँ पे सॉल्वेंट जो डिसॉल्व हो रहा है। तो कह रहा है कि द टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस x एंड y रिमेन्स 1। तो चलो पहले समझते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन बेसिकली होता है हम लोगों का नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन होता है। यानी अगर मैं मान लो x का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूं तो ये फॉर्मूला होगा, और अगर मैं y मतलब सॉल्वेंट का निकाल रहा हूँ, x में किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं सॉल्यूट को। ध्यान से समझना, x है मेरा यहाँ पे सॉल्यूट, जैसे मान लो शुगर है, शुगर को डाल रहे हैं, और y क्या है हम लोग का, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। ठीक है, तो दिस इज सॉल्वेंट मतलब वाटर। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है तो ये फॉर्मूला होगा, सॉल्वेंट का निकालना है तो ny अपॉन nx प्लस ny। इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो x प्लस वाई कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। तो एक चीज तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि 1 आने वाला है। दूसरा, मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ एक्स का नंबर ऑफ मोल ऑफ एक्स अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन और एनवाई का। तो ए ऑप्शन भी सही है इसका। ए ऑप्शन में बोला था कि इन दोनों का सम 1 होता है, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन में बोल रहा है ये दोनों फॉर्मूला दे रखा है तो ये भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। सी में बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ y इज इक्वल टू एन वाई अपॉन एन एक्स प्लस एन वाई, ये भी ठीक है। और डी ऑप्शन में ये बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एन एक्स अपॉन एन वाई प्लस एन वाई। नो 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 नो, ये तो ऑप्शन सही नहीं हो सकता, ध्यान से सोचो। ए सही है, बी में क्या बोला है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ x इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ x प्लस में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट ही तो आएगा। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो ए और बी दोनों सही है। सी ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो डी ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि वो बोल रहा है कि y का नंबर ऑफ मोल ऐसे होगा एन वाई अपॉन एन वाई प्लस एन वाई। ऐसा थोड़ी हो सकता है, वो तो एन एक्स प्लस एन वाई होगा ना, सॉल्वेंट सॉल्यूशन के इक्वल होगा। यानी ये ऑप्शन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, ए बी सी। तो ए बी और सी तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। इसी में एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 144 है, बोला है कि द बॉन्ड एनर्जी फॉर द कैटिनेशन नेक्स्ट टू द कार्बन, कि आफ्टर कार्बन, कार्बन बहुत अच्छा कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग मतलब आपस में लिंक करके कितने बड़े बड़े बॉन्ड बना रहा है। तो कार्बन के बाद वो एलिमेंट का नाम बताइए जो सबसे अच्छी करता है, तो इसी ग्रुप का एलिमेंट है, दैट इज सिलिकन। तो सिलिकन सबसे अच्छा आफ्टर कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो आई गेस आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने, ये कुछ क्वेश्चन थे इसके अंदर, जो किसके क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री के इन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया अभी। और मैं देख लेता हूं कि और इस पेपर में एक भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि नहीं। तो हाँ, एक और चीज पूछा है कि विच कलर गैस टर्न लेड एसिटेट पेपर ब्लैक, कि कौन सी कलर, कौन सी गैस लेड एसिटेट पेपर को ब्लैक टर्न कर देती है। तो कौन सा है, ये है क्वेश्चन नंबर 132, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है वैसे ये। तो इसमें याद रखना है लेड एसिटेट, दैट इज पीबी CH3COO, लेड एसिटेट। ठीक है, तो कौन सी गैस लेड एसिटेट को ब्लैक कर देती है। तो इसमें जब हम H2S गैस डालते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो वो क्या कर देती है, विच कलर लेस गैस टर्न लेड एसिटेट पेपर इनटू ब्लैक। तो आपका आंसर क्या होगा, H2S गैस। H2S गैस जो होती है वो लेड एसिटेट पेपर को किससे कर देती है, ब्लैक में कन्वर्ट कर देती है। तो इस चीज को भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री के जो हम लोगों ने डिस्कस किए। 2019 के क्वेश्चन थे ये सारे। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 124, दैट इज क्या पूछा है कि 1 एमस्ट्रॉन्ग किसके इक्वल होता है। तो 1 एमस्ट्रॉन्ग 10 की पावर 10 मीटर के इक्वल होता है। मैं आपको सब चीज बता दूं, 1 पिकोमीटर कोई पूछेगा तो 10 की पावर -12 मीटर बोलना है।
1 एमस्ट्रॉन्ग कोई पूछेगा तो 10⁻⁻10 मीटर बोलना है। उसी तरीके से 1 नैनोमीटर कोई पूछेगा तो 10⁻⁹मीटर बोलना है। कोई 1 माइक्रोमीटर पूछेगा तो 10⁻⁻6 मीटर बोलना है। और कोई 1 मिलीमीटर बोलेगा तो 10⁻⁻3 मीटर। तो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे, सब 3 का टेबल है, बस एक 10 है एमस्ट्रॉन्ग बीच में, बाकी सब टेबल किसका है आपका, 3 3 के टेबल में आते जाए। आगे बोला है द एसआई यूनिट ऑफ हीट, तो हीट की एसआई यूनिट क्या होती है, ये क्वेश्चन नंबर है 122। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं मैं। तो हीट की एसआई यूनिट क्या होती है, तो हीट को हमेशा हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, जूल में। तो जो जूल है वो इसकी एसआई यूनिट है, तो याद रखना आपको इस चीज को, ठीक है, कि जो जूल होता है वो इसकी एसआई यूनिट होती है। तो हम लोगों ने 2019 के पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे सबको सॉल्व कर लिया है, तो इसको देखो और बताओ। फिर हम लोग इसी तरीके से 2018 2017 के जो भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे उसको पहले कवर करेंगे, उसके बाद से फिर बाकी हम लोग अपने फिजिक्स और बायो के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो बताओ, और इसको फिर करते हैं हम लोग आगे और क्वेश्चंस। और आप लोगों को भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल उसको पूछ सकते हो। लास्ट में मैं थोड़ा सा एक सॉरी बोलना चाहता हूँ कि ये बार बार मैंने बेटा बेटा बोल दिया, तो वो क्योंकि पढ़ा पढ़ा के ऐसी आदत सी हो गई है बार बार ये बेटा बोलने की, तो प्लीज उसको आप नेग्लेक्ट करें, क्योंकि सभी शायद मेरे से भी बड़े हों जो पेपर की अभी आप लोग देने जा रहे हैं, तो ध्यान रखें थोड़ा इस चीज का, अच्छे से तैयारी करनी है और कुछ नहीं है, ठीक है। और कोई भी डाउट्स वगैरह होता है तो यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट, मैं उसके हर कमेंट को रिप्लाई करूंगा और हर क्वेश्चन को लेने की कोशिश करूंगा। चलिए, टेक केयर, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, फिर आगे के क्वेश्चंस करेंगे।